एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में लीन था। तभी उसने देखा कि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट विशाल लहरों के नीचे समाने लगी है। समुद्र की लहरें इतनी तेज थीं कि वे आंखों के सामने उसकी ओर बढ़ती प्रतीत हो रही थीं। पर भिक्षु तनिक भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि शांत भाव से उस प्रलय का सामना करने लगा। मंदिर, जो पर्वतों की चोटी पर स्थित था, कुछ ही पलों में समुद्र में समा गया। मानव इतिहास की सबसे भीषण आपदा की शुरुआत हो चुकी थी, पर आम लोग इस खतरे से अनजान थे। कहीं लोग अभी भी टीवी पर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बोलते हुए देख रहे थे। तभी धरती हिलने लगी और एक तेज आवाज के साथ पूरी इमारत डोलने लगी। गॉर्डन ने तुरंत पत्नी को बच्चों को लेकर टेबल के नीचे छिपने को कहा। तभी उसकी पत्नी का एक्स हस्बैंड माइक घर में घुसा और सबको तुरंत बाहर निकलने को कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर माइक के चेहरे पर भय देखकर सब कार में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, पूरा घर ढह गया, सड़कें टूटने लगी, चारों ओर की इमारतें गिर रही थीं। माइक ने अपनी कार को बड़ी चालाकी से एक वृद्ध जोड़े से टकराने से बचाने के लिए मोड़ दिया। तभी सड़क फट गई और वो जोड़ा दरार में समा गया। गाड़ी तेजी से भाग रही थी, पर तभी जमीन से अचानक बदबूदार गंदा पानी फूटने लगा। गॉर्डन की सतर्कता से वाइपर चालू कर दिए गए, जिससे वे एक और खतरे से बच निकले। जब गॉर्डन ने सुझाव दिया कि हाईवे से चलने से समय बचेगा, तभी एक बड़ा ओवरब्रिज गिर पड़ा और एक तेल टैंकर गिरकर जोरदार धमाके में फट गया। माइक ने किसी तरह गाड़ी को सुरक्षित निकाला, लेकिन आगे जमीन एक विशाल दरार में बदल चुकी थी। बड़ी मुश्किल से कार को उस फटती जमीन पर दौड़ाते हुए वह सबको सुरक्षित निकाल ले गया। पर खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। सामने एक इमारत गिरने को थी। माइक ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और इमारत गिरने से पहले अपनी कार को उसके नीचे से निकाल लिया। अंततः वे एयरपोर्ट पहुंचे, पर वहां पायलट मर चुका था। तभी किसी को याद आया कि गॉर्डन ने फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी। हालांकि उसका अनुभव लगभग न के बराबर था। माइक ने उसे जबरन प्लेन के कॉकपिट में भेजा। जमीन तेजी से टूट रही थी, पर किसी तरह प्लेन टेको नफ कर गया। नीचे का शहर अब मलबा बन चुका था। तभी हवा में एक उड़ी हुई मेट्रो ट्रेन सामने से आई, पर गॉर्डन ने चमत्कारी तरीके से टक्कर टाल दी। जैसे ही सभी को लगा कि वे बच गए हैं, आगे दो इमारतें गिरकर रास्ता रोक देती हैं। लोग सांस रोककर देखते हैं, पर विमान इमारतों के बीच से निकल जाता है। अब जबकि थोड़ी राहत मिली, माइक बच्चों को पूरी सच्चाई बताता है। 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज से निकल रहे न्यूट्रिनो पृथ्वी की कोर को गर्म कर रहे हैं, जिससे 2012 में दुनिया खत्म हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने सभी देशों को बुलाकर आर्क प्रोजेक्ट शुरू किया और चीन के तिब्बत में विशाल जहाजों नूह की 12 का निर्माण शुरू हुआ। इन जहाजों पर या तो अमीर लोग जा सकते थे, जिन्होंने 1 अरब यूरो दान किए, या फिर समाज के बेहद महत्वपूर्ण लोग। आम जनता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माइक को ये तब पता चला जब येलोस्टोन में उसकी मुलाकात एक सनकी आदमी चार्ली से हुई। चार्ली ने माया सभ्यता की 2012 की भविष्यवाणी के साथ यह भी बताया कि अमेरिकी सरकार इस जानकारी को छुपा रही थी और जो भी इसे उजागर करता उसे खत्म कर देती। माइक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में जमीन फट गई और उसे यकीन हो गया कि चार्ली सच बोल रहा है। उसने तुरंत अपने बच्चों को प्लेन में बैठाया और सबको लेकर भाग निकला। अब वे चार्ली से नक्शा लेने वापस येलोस्टोन पार्क लौटते हैं। वहाँ चार्ली लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और बताता है कि नूह का जहाज का नक्शा उसकी कार में है। माइक फौरन कार लेकर निकल जाता है और चार्ली वहीं रुककर ज्वालामुखी फटने का दृश्य देखने को चुनता है। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, आग के गोले आसमान से गिरने लगते हैं। माइक मुश्किल से बचते हुए वापसी करता है और प्लेन में पत्नी को बेटी सौंपकर फिर कार में नक्शा ढूंढने जाता है। आखिरकार उसे वह नक्शा मिल जाता है, पर तभी एक विशाल अग्निगोला कार पर गिरता है और वह गाड़ी समेत खाई में गिर जाता है। सबको लगता है माइक मारा गया, पर एक हाथ खाई से बाहर आता है। माइक अभी जिंदा है। गॉर्डन कार धीमी करता है और माइक को खींचकर प्लेन में लाया जाता है। माइक अब नक्शा देखता है। आग चीन में है, लेकिन उनका छोटा प्लेन इतनी दूर नहीं जा सकता। इसीलिए वे लास वेगस उतरने का फैसला करते हैं, जहाँ से दूसरा प्लेन लेने की उम्मीद होती है। लास वेगस में हालात और भी खराब होते हैं। सभी प्लेन पर रोक लगी होती है। तभी माइक को अपने पुराने बॉस की झलक मिलती है, जो एक अरबपति है और जिसके पास आर्क का टिकट है। माइक और उसके साथियों ने अपने बॉस से भावुक अपील की कि वो उन्हें साथ ले जाए, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि बॉस पहले तो उन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन तभी एक पायलट और बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक पुराना विमान मिल गया है, लेकिन उड़ान भरने के लिए को पायलट जरूरी है। माइक तुरंत गॉर्डन को आगे बढ़ाता है, जिसके पास भरपूर उड़ान का अनुभव होता है। सभी एकमत होते हैं और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो एक पुराने रूसी ट्रांसपोर्ट विमान के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी पीछे
पीछे से आग और धुएं की लहर उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगती है। उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता और सब तेजी से विमान में चढ़ जाते हैं। रनवे का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका होता है, बस 100 मीटर से भी कम दूरी बचती है। जैसे ही विमान उड़ने की कोशिश करता है वह गिरने लगता है, मगर गॉर्डन और मुख्य पायलट की कोशिशों से विमान आखिरी पल में ऊपर उठ जाता है। रास्ते में वे आईफल टावर से टकराते हैं और लास वेगास की तबाही से बच निकलते हैं। वो राहत की सांस ही लेते हैं कि गॉर्डन को एहसास होता है कि ईंधन की मात्रा टिबेट तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि वे हवाई में रिफ्यूल न कर सकें। लेकिन जब वे हवाई पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से लावे में बदल चुका है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वे उड़ते रहते हैं। किस्मत से वे जल्द ही चीन की धरती देख लेते हैं। असल में हाल की भूकंपों के कारण यूरेशियन प्लेट 1500 मील पश्चिम की ओर खिसक चुकी थी, जिससे उड़ान की दूरी आधी हो गई थी। हालांकि वे धरती तक पहुंचते हैं, लेकिन बर्फीली पर्वतों पर कहीं भी सुरक्षित लैंडिंग पॉइंट नहीं होता। अंततः उन्हें एक खतरनाक स्थान पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जान बचाने के लिए विमान के कप्तान सभी यात्रियों को बाहर भेज देता है और खुद नियंत्रण संभालता है ताकि बाकी लोग जीवित रह सकें। गॉर्डन और बाकी लोग विमान के कार गाड़ी सेक्शन में चढ़ जाते हैं, लेकिन माइक कितनी भी कोशिश करता है, कार स्टार्ट नहीं होती। तभी बॉस गुस्से से चिल्लाता है, इंजन शुरू, और कार आवाज संवेदन से स्टार्ट हो जाती है। माइक तेजी से कार दौड़ाकर विमान से बाहर निकलता है, लेकिन विमान खुद को नहीं रोक पाता और पास की घाटी में गिरकर विस्फोट हो जाता है। इस हादसे में बॉस की गर्लफ्रेंड मारी जाती है, जिससे सबका दिल टूट जाता है। तभी कुछ हेलीकॉप्टर आते हैं जो जानवरों और सामान को आर्क नौका पर ले जा रहे होते हैं। सबको लगता है कि अब वे बच गए, मगर हेलीकॉप्टर के लोग साफ कहते हैं कि केवल वही लोग आर्क पर जा सकते हैं जिनके पास वैध टिकट है। बॉस अपने बच्चों को लेकर चुपचाप चला जाता है, गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़कर। बाकी लोग टूट जाते हैं। तभी दूर से एक ट्रक आता है जिसमें एक बुजुर्ग महिला और उसका पोता होते हैं। वे माइक की आवाज सुनते हैं और ट्रक रोकते हैं। भाषा की दीवार के बावजूद वह महिला उनका सहारा बन जाती है। उसका पोता, जो कभी आर्क प्रोजेक्ट पर वेल्डर था, उन्हें एक गुप्त वेंटिलेशन पाइप के रास्ते से अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वे आर्क में घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं, वैज्ञानिकों को पता चलता है कि महाविनाशक समुद्री लहरें 28 मिनट में टकराने वाली हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लीडर्स सभी आर्क के दरवाजे तुरंत बंद करवा देते हैं। इससे बाहर के सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। माइक का बॉस एक गार्ड को मारकर सबको अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बंद हो चुका होता है। इस दौरान अंदर मौजूद साइंटिस्ट, जिसने अपने इंडियन दोस्त और उसके परिवार को खो दिया था, भावुक होकर सभी नेताओं से दरवाजा खोलने की विनती करता है। वह कहता है कि अगर इंसानियत को सिर्फ अमीरों तक सीमित कर दिया गया तो भविष्य में यही तबाही फिर दोहराई जाएगी। आखिरकार नेता उसकी बात मानते हैं और दरवाजे दोबारा खोल दिए जाते हैं। लोग उम्मीद से अंदर दौड़ते हैं। बॉस किसी तरह अपने बच्चों को आर्क के डेक पर फेंक देता है, मगर खुद गिरकर जान गंवा देता है। तभी समुद्र की पहली लहर एवरेस्ट तक पहुंच जाती है और आर्क को जोरदार टक्कर देती है। दूसरी लहर में एक पूरा विमान भी होता है जो आर्क से टकरा जाता है, जिससे संतुलन बिगड़ता है। इस हादसे में पता चलता है कि चौथे आर्क की हैच दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें एक रस्सी फंसी है जो माइक की लापरवाही से गिर गई थी। यही वजह है कि इंजन शुरू नहीं हो पा रहा। माइक यह सुनते ही खुद समस्या ठीक करने जाता है। दरवाजे के पास का हिस्सा अब पानी में डूब चुका होता है। वह मेहनत से उस रस्सी को खोजता है, लेकिन अकेले नहीं कर पाता। तभी उसका बड़ा बेटा आ जाता है और दोनों मिलकर रस्सी को खींचकर बाहर निकालते हैं। इंजन तुरंत स्टार्ट होता है और आर्क की दिशा एवरेस्ट से मोड़ दी जाती है। वे टक्कर से बच जाते हैं और सभी खुशी से चिल्लाते हैं। 1 साल बाद समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। कैप्टन सभी दरवाजे खोल देता है और लोग पहली बार बाहर निकलते हैं, धूप में सांस लेते हैं। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की ड्रेकन्सबर्ग रेंज है। अफ्रीका प्लेट 7000 फीट ऊपर उठ चुकी है। यही नई दुनिया की शुरुआत होगी। इस प्रलय के बाद सबने समझा कि प्रकृति के सामने मानवता बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर विनम्रता और साहस से आगे बढ़ें तो जीवन को फिर से संजोया जा सकता है। इंसान अब धरती के साथ तालमेल में जीने की शुरुआत करेगा और मानवता की लौ फिर से जल उठेगी।